दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सरकार के अंग, क्योंकि सरकार के अंगों के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बेस है और जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम न तो केंद्रीय सरकार को समझ पाएंगे और ना ही राज्य सरकार को, यानी दोनों में क्या अंतर है ये समझ नहीं पाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि सरकार के अंग में कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। तो सरकार के अंग तो होते ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सरकार क्या होती है। ठीक है डियर फ्रेंड, सरकार वह है जो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करती है, और राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले संगठन को सरकार कहते हैं। तो हमारे राज्य में जितने भी काम होते हैं उसके सारे काम सरकार ही करती है। तो हमारे भारत ने सबसे पहले व्यवस्था अपना संविधान बनाया, उसमें 3 तरह के काम करने वाले सदन यानी 3 अंग बनाई, और वह 3 अंग है सरकार के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन तीनों अंगों के बारे में समझ लेते हैं, बेसिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका की। ठीक है, तो हमारे भारत में किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है वह शक्ति विधायिका के पास होती है। अब हम इसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि विधायिका करती है जो, अब आपके बेसिकली समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ कानून बनाने की जो शक्ति है वह विधायिका के पास है, कानून को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास है। ठीक है डियर फ्रेंड, और उसे कानून का जो उसका विरोध करता है, उसको न मानता है, तो उस मामले में न्यायालय जो न्याय करता है, जो शक्ति है वह न्यायपालिका के पास है। तो हमारी जो न्यायपालिका है वह न्याय करने का काम करती है। ठीक है, चलिए और आगे बता देते हैं। तो न्यायपालिका हो गया, विधायिका के बारे में हो गया, और कार्यपालिका हो गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड एक बार पहली बार देखते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कानून को देश में लागू करती है कार्यपालिका, और उस देश का जो शासन और न्यायिक कानून तोड़ने वाले को दंड देती है। अगर हमारे संविधान की व्याख्या पर किसी तरह का कोई प्रश्न उठाता है तो वह प्रश्न का निवारण भी करती है न्यायपालिका। तो इस तरह, ठीक है, इस तरह तीनों अंगों को अलग अलग हमारे भारत में शासन व्यवस्था है। और भारत में संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और इस संघात्मक शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर 2 प्रकार की सरकार देखने को मिलती है, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था होती है। एक सरकार वो होती है जो केंद्र में आई है और जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और दूसरी सरकार वो है जो प्रांतों में या राज्यों में होती है और सिर्फ अपने प्रति के लिए, अपने प्रांत के लिए ही कानून बनाती है और वहां का शासन चलाती है। जो पहले सरकार है वह केंद्र में रहकर पूरे भारत का संचालन करती है, उसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। या फिर सरकार की वह जो राज्य सरकार होता है वह होता है प्रांत में रहकर काम करती है, अपने राज्य की शासन व्यवस्था चलाती है। तो अब जहां भी सरकार होगी वहां आपको 3 अंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार के भी 3 अंग होते हैं डियर फ्रेंड, और विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जो विधायिका है उसे किस नाम से जानते हैं, तो कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं और भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन सी है, इस तरह के प्रश्न में भी सरकार होती है और उनके भी आपको 3 अंग देखने को मिलेंगे। तो राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग होते हैं, और राज्य की सबसे बड़ी अदालत को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं केंद्र सरकार में कार्यपालिका में कौन कौन है और राज्य सरकार की कार्यपालिका में कौन कौन है। तो अब हम देखते हैं केंद्रीय स्तर पर और राज्य सरकार पर। तो केंद्र स्तर पर, ठीक है, सबसे पहले आते हैं कार्यपालिका के राष्ट्रपति। केवल केंद्र स्तर पर पूरे भारत के कार्यपालिका का अगर हेड
माना जाता है तो वह राष्ट्रपति को माना जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वास्तविक शक्ति का हकदार माना जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद, और फिर चौथा नंबर पर यही मंत्रिपरिषद आता है। चलिए, चौथा नंबर पर मंत्रिपरिषद आता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय स्तर पर काम करने वाले लोगों में सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और उसके बाद मंत्रिपरिषद। और इस प्रणाली में हमें कार्यपालिका के दो रूप देखने को मिलते हैं। मात्रक कार्यपालिका, तो हमारे जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र के कार्यपालिका होती है, या फिर उसे कार्यपालिका का काम कर सकते हैं। इनके पास केवल शक्तियां होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वह वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग जो करते हैं वह प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद करते हैं। ठीक है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका होती है। अब मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद मंत्रियों का समूह होता है। तो शिक्षा विभाग का जो मंत्री होता है वह शिक्षा मंत्री। तो जितने भी विभाग होते हैं उनका जो समूह होता है उसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वह होता है डियर फ्रेंड जो अपनी विभाग का मुख्य होता है। अब एक बात और जो हमें कई बार देखने को मिलती है, कई जगह हमें मंत्रिमंडल तो कई जगह मंत्रिपरिषद देखने को मिलता है। तो क्या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, अब चाहे मंत्रिपरिषद हो या फिर मंत्रिमंडल हो, इन दोनों के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ, तो डियर फ्रेंड इसमें पूरा मंत्रिमंडल हमारा जो होता है वह प्रधानमंत्री के साथ काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए और आगे आपको बताते हैं हम जो हमारा ये मंत्रिमंडल होता है, ये मंत्रिपरिषद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। तो मंत्रिपरिषद में इतने सारे मंत्री आएंगे तो वह बड़ा ही होगा। मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है वह महीने में एक बार होती है या फिर कभी कभी तो वह भी नहीं होती है, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार जरूर होती है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैसला होते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय सरकार की विधायिका का, यानी कि व्यवस्थापिका के बेड़े में व्यवस्थापिका के बारे में जो बात करते हैं, कानून बनाने वाली संस्था, उसे हम संसद कहते हैं। या संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम और निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय एवं उच्च सदन भी कहते हैं। यहाँ आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इनके कितने सदन होते हैं तो इसको आपको बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आता है कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आपको बताना है संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें जो विधायक बनाने का, जो विधायिका बनाने का काम होता है वह भी 2 स्तर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। ठीक है डियर फ्रेंड, तो जो यह केंद्रीय सूची, उन पर जब विधायक जो विधायक बनाने की बात होती है, जो विधायिका जो कोई विधेयक बनाने की बात आई तो वह केंद्रीय द्वारा बनाया जाता है। जो सूची उसे जब कानून बनाने के बाद द्वारा बनाया जाता है उसका उनमें तो कम होता है, कम करता है वह सांसद और संसद के 2, तो जो हमारी विधानमंडल है, डियर फ्रेंड विधानमंडल और संसद के बीच कितना अंतर होता है ये आप समझ सकते हैं। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा के यह दोनों सदन मिलकर ही या विधेयक या तैयार करते हैं, विधायिका तैयार करते हैं। इनके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं विधेयक, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें संसद
सांसद कहा जाता है, यानी कि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जब राज्य स्तर पर विधानमंडल आई तो इसमें भी आप 2 सदन देख सकते हैं, एक विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में जरूरी होती है, हमारे जितने भी राज्य हैं उन सभी में विधानसभा मौजूद होती है, लेकिन विधान परिषद जो होती है वह सभी राज्यों में जरूरी नहीं होती है, यानी कि डिपेंडेंट करता है उस राज्य पर विधान परिषद रखना चाहता है या नहीं। अभी वर्तमान समय में 7 राज्यों में विधान परिषद है और यह राज्य चाहे तो विधान परिषद रख सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो इसके मेंबर से विधायक कहलाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर भी हैं और कार्यपालिका के मेंबर भी हैं, तो एक ही मंत्री तो 2 स्तर पर कैसे हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने के बावजूद विधायिका के भी अंग होते हैं, और जब यह कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगता है तो कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो दोस्तों, हमारे जितने भी मंत्री होते हैं, जो मंत्री पद पर होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या मंत्री बनने के बाद कार्यपालिका के अंग बन जाते हैं, और जब तक मंत्री नहीं होते हैं तब तक वह एक ही व्यक्ति कार्यपालिका भी हो सकता है और यह विधायिका का भी हो सकता है। जब वह संसद बिल पास करने जाता है तब वह विधायिका के रूप में काम करता है। जो वही मंत्री अपने मंत्रालय में रहकर काम करता है उसे वह कार्यपालिका में रहकर काम करता है। जैसे सरकार पक्ष के कई सदस्य कार्यपालिका में के साथ काम करते हैं और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वह केवल विधायिका के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के भी मेंबर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि विधायिका का ये सदस्य कार्यपालिका के मेंबर भी हो सकते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के मेंबर भी हो सकते हैं। इसलिए कार्यपालिका के मेंबर में एक आपसे समझ में और बॉन्डिंग बनती है। अब हम बात करेंगे सरकार के तीसरी पालिका की। तो दोस्तों, सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय और सबसे नीचे तहसील स्तर की न्यायालय। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई स्तर पर विवाद होता है तो वह सबसे पहले तहसील स्तर पर आएगा, वहां से हारने पर फिर जिला स्तर पर, यानी कि जिला स्तर से हारने पर वह उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के बाद वह सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। मतलब यह कि न्यायालयों का एक स्तर बनाया हुआ है, जैसे जिला कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या तो जो कोर्ट का लेवल है वह सीढ़ी की तरह नीचे ऊपर जाता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है। इसलिए यह एकीकृत व्यवस्था है, जिसे हम यह नहीं कह सकते कि सर्वोच्च न्यायालय से भारत का ही है, सिर्फ यह राज्य सरकार का भी इसमें जा सकता है। लेकिन यह जरूरी है कि भारत की जो सबसे बड़ी न्यायालय है तो वह सर्वोच्च न्यायालय है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अनुच्छेद 50 में राज्य नीति निर्देशक तत्व, जिनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है, लेकिन यहाँ विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़कर काम करती हैं, यानी कि मिलकर काम करती हैं। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि कार्यपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब सोच रहे होंगे कि क्यों ना रखना चाहिए, तो चलिए आइए समझते हैं। क्योंकि अगर यहाँ सरकार और जज दोनों एक दूसरे से साठगांठ रखेंगे, यानी मिलकर रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की कीमत पर निष्पक्ष न्याय नहीं होगा और न ही सरकार पर न्यायपालिका की किसी भी सिचुएशन में काम करने के लिए दबाव बना पाएगी। इसलिए अगर दोनों एक दूसरे से अलग रखकर काम किया जाए तो जनता की भलाई ज्यादा होगी। और जो लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बाद हम लोग करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो हमारे संविधान में पूरे तरीके से यह देखिए, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यह सब दिल्ली में बसे हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी मोस्ट ऑफ सरकार है वो राजधानी में ही रहती है। अगर आपसे पूछे कि संसद कहाँ है, लोकसभा कहाँ है, राज्यसभा कहाँ है, तो राष्ट्रपति भवन कहाँ है, प्रधानमंत्री निवास कहाँ है, तो ये सब दिल्ली में है। यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय भी दिल्ली में ही है। तो यह तो केंद्रीय संघीय या भारत की सरकार, जब हम बात करते हैं तो प्रांतीय राज्य सरकार की तो जैसी व्यवस्था अपने केंद्रीय सरकार में अच्छी सी है, तो वैसी ही व्यवस्था राज्य सरकार में मिलेगी, लेकिन बस नाम का अंतर होगा। यहाँ भी आपको सरकार के 3
अंग देखने को मिलेंगे। तो राज्य की व्यवस्थापिका को हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को हम विधानसभा और दूसरी को हम विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद को द्वितीय उच्च सदन में के नाम से जानते हैं और उसमें राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, मंत्रिपरिषद आएंगे। तो इन सबको मिलाकर राज्य कार्यपालिका का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। राज्य सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है, उसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, यानी कि हाई कोर्ट। और राज्यों की जो सरकार है वह अधिकतर राजधानियों में ही होती है। इसलिए राज्य सरकार, विधानमंडल, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का निवास है, यह सब राजधानी में ही होते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से संघीय व्यवस्था है उसी तरीके से हमारी प्रांतीय व्यवस्था भी है, यानी कि राज्य की व्यवस्था भी है। तो डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, सरकार के अंग। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डियर फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।